ये तो देखिए, जो लास्ट वर्कशॉप में हमने जो डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे। उससे फायदा ये होगा कि एक बार फिर हम दोबारा उसी फ्लो में आ जाएंगे जिसमें कि हम थे पहले। और जिसने लास्ट टाइम वर्कशॉप अटेंड नहीं किया था तो वो थोड़ा सा हमारे साथ साथ में चल पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको कुछ बेहतर सुनने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आइए फिर एक बार दोबारा शुरुआत करते हैं और शुरुआत में 15 मिनट का रिकैप लेते हैं। आपका जो भी प्रश्न होगा आप लोग कोशिश करिएगा कि मुझे रिटर्न में मैसेज करके दें। और हम उन प्रश्नों में जो आपके प्रश्न होंगे, क्योंकि कभी कभी प्रश्न एक जैसे होते हैं तो उसमें टाइम जाया हो जाता है, तो इसके चलते हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आपके जो प्रश्न हैं उनको एक साथ पहले एक बार देख लेंगे और फिर देखेंगे कि जो उसमें कॉमन मोस्ट प्रश्न हैं उनको हम लोग ले लेंगे। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई जिज्ञासा बचेगी, एक मिनट करते हैं। देखिए, एक बार रिकैप ले रहे हैं। ये हमारे मेन चैलेंजेस थे जो हम लोगों ने थोड़ा पॉइंट आउट किए थे। और इसमें सबसे पहला चैलेंज था लैक ऑफ फोकस, जो हम अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा आजकल महसूस करते हैं। और उसके चलते आप जानते ही हैं कि हमें कितनी प्रॉब्लम होती है और हमें ऐसा लगता है कि वो फोकस ही नहीं कर पाते हैं। इमोशनली सेंसिटिव हम लोग देखते हैं कि आजकल हमारे बच्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं। केयरलेस होते हैं अपनी हेल्थ के लिए, दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। सेल्फ सेंटर्ड इनडिफरेंट एटीट्यूड होता है। मोबाइल फोन्स का, सोशल मीडिया का ऑलमोस्ट एडिक्शन होता है। लैक ऑफ विल पावर, ये हमने अक्सर देखा है। और पीयर प्रेशर में भी वो रहते हैं। तो ये मेन चैलेंजेस थे। अब इनके कारण क्या है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। और फिर उनके सॉल्यूशंस क्या हैं उनको हम लेंगे। तो देखिए, लैक ऑफ फोकस ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमारे बच्चे आज बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस में हैं। और उन डिस्ट्रैक्शंस का जो रीजंस हैं वो हमने देखा ही है कि उसमें सोशल मीडिया तो टॉप पर है ही है। और साथ में एक कारण और भी है कि उनके पास गोल नहीं है कोई भी। किसी भी गोल का ना होना जीवन में इंसान को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन देता है। अब इमोशनली सेंसिटिव होना, पहले हम जो हमारे चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं उनके रीजंस को देख रहे हैं और फिर इनके वन बाय वन सॉल्यूशंस को देखेंगे। इमोशनली सेंसिटिव मीन्स छोटी छोटी बातों का अचानक ही चुभ जाना। तो उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि हम खुद पेरेंट्स भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। तो वो जैसा घर में देखते हैं वो वैसे ही बनने लगते हैं। उनको कोई ऐसी विजिबल हम लोग ट्रेनिंग नहीं दे पाते कि जिसमें कि हम इमोशनली स्ट्रांग बिहेव करें। क्योंकि उन्हें ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता तो उन्हें लगता है दिस इज द ओनली वे टू reciprocate the emotion. So in that way they do not know how to respond, they only know how to react. और हम लोगों ने आजकल बच्चों को ओवर पैम्पर्ड किया हुआ है। केयरलेस अबाउट हेल्थ, इसके नंबर ऑफ रीजंस आपने देखे ही हैं। सबसे पहले दे आर नॉट अवेयर अबाउट द वैल्यू ऑफ देयर हेल्थ, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। यूजुअली इस एज में जो हमारा एज ग्रुप है वो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के तकरीबन का ग्रुप है, एडोलेसेंस से लेकर आगे। तो इस दौरान बॉडी अक्सर काफी हेल्दी ही होती है। और उसलिए हमारे जो बच्चे होते हैं वो अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं। और दूसरा एक बड़ा मेजर रीजन ये भी है कि घर में फिर अगेन देयर इज अ लैक ऑफ लाइव एग्जांपल्स। कोई भी ऐसा आइडियल हमारे घर में नहीं होता, हम उनके सामने खुद को नहीं पेश कर पाते एज अ पेरेंट। कोई हम लोग खुद भी बहुत ज्यादा फिट होते नहीं है, कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करते, यूजुअली 100% की बात नहीं हो रही है।
और जो हमारी फूड हैबिट्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती हैं। तो इसलिए उनकी हेल्थ डिट्योरेट होती रहती है, एंड दैट हैपन्स सो ग्रेजुअली कि हमें पता ही नहीं चलता, और धीरे धीरे पाइल अप होती है, और बाय द टाइम व्हेन they reach to their college age and they go to the college, they have to stay in the hostel, they have to eat the mass food, तब ये चीजें एकदम से उभर कर आती हैं। बट उनका ओरिजिनेशन हो चुका था उनके स्कूल लाइफ में ही, अराउंड 9th-10th के अराउंड। गेटिंग इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, देखिए इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप कभी भी उसी इंसान से आकर्षित होंगे या इन्फ्लुएंस्ड होंगे, प्रभावित होंगे, जिसमें कि आप वो देखते हैं जो आप चाहते हैं खुद अपने लिए। तो दैट बिकम्स योर इन्फ्लुएंसर। व्हाट यू क्रेव, दैट डिटरमिन्स योर इन्फ्लुएंसर। आपके और हमारे आजकल मोस्टली जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस कर देते हैं दूसरे के लिए, वो एज अ पेरेंट और हमारे जो पीयर्स हैं उनके कॉमन ही होते हैं लगभग। प्राइमरली कोमोडिटीज होती हैं, जिसमें कि कार्स, मोबाइल्स, शूज, ड्रेसेस, एक्सेसरीज, पार्टी, हिल्स स्टेशन, फेम। एक इंस्टेंट फेम की सभी को चाहत रहती है, यूट्यूब चैनल्स बना बनाकर, टिकटॉक, वायरल वीडियोस करने की कोशिश, और मनी तो एक अल्टीमेट ड्राइविंग फैक्टर है ही है सभी के लिए। मोबाइल सोशल मीडिया एडिक्शन, देखिए लास्ट टाइम हमने बात की है कि मोबाइल का जो कंटेंट है दैट इज सो टेस्टी, दैट इज सो सो टेम्पटिंग, इट्स जस्ट लाइक योर फेवरेट फूड, लाइक दैट। और उससे भी ज्यादा उसका जो एल्गोरिथम है दैट इज सो स्मार्ट कि जो आपको चाहिए, जो आपको पसंद है, वही वो आपको पेश भी करता रहेगा। ये इसका मेन रीजन है। अभी सॉल्यूशंस पे वन बाय वन बात करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लैक ऑफ विल पावर, देखिए विल पावर, जिसे आप सेल्फ कंट्रोल या संयम भी बोल सकते हैं, उसका कमी होना का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने बच्चों को, दे आर नॉट फोर्स्ड एंड ट्रेन्ड टू अवेक इट। सभी में एक जबरदस्त विल पावर होती है, ये एक बड़ा जबरदस्त सीक्रेट है, और आप लोग और हम सभी उस विल पावर का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप देखिए, जब आप किसी पर गुस्सा हो जाते हैं या आपको किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, ऐसा अगर घर में होता है, तो हम खाना नहीं खाते हैं। बेशक आपको कितनी ही तेज भूख लग नहीं रहा हो, क्यों ही ना लग रही हो, लेकिन आप निर्णय ले लेते हैं कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, उस गुस्से के चलते। तो ये आपकी विल पावर होती है जो डॉर्मेंट स्टेज में होती है, हम सभी में होती है। एक बच्चा भी इसको एग्जिबिट करता है, आपने देखा ही होगा, महसूस किया होगा डिफरेंट वेज में, हम तो करते ही हैं। बट उसको रियलाइज करना कि वो मेरे पास है, और दूसरी बात, उसको ट्रेन करना कि वेन एवर आई वॉन्ट इट टू गेट अवेकन, इट अवेक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनडिफरेंट एटीट्यूड, टीनेजर्स का आजकल एक एटीट्यूड है बहुत ही कॉमन, दे प्रिफर टू रिमेन अलूफ एंड डिसइंटरेस्टेड इन एनी एक्टिविटी, चाहे वो हाउस होल्ड एक्टिविटी हो या बाहर से रिलेटेड हो। दे आर जस्ट लिमिटेड टू आई, मी एंड माई सेल्फ, और उनकी ये दुनिया उनके फ्रेंड्स, उनके मोबाइल तक सीमित रहकर खत्म हो जाती है। पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर दो तरह से होता है, एक तो अपने पीयर्स को मैच करना, और दूसरा उनसे और बेहतर बनना। और ये हर चीज में हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने भी ऐसा महसूस किया है। कुछ लोग इसको कंपटीशन का नाम भी देते हैं, कुछ लोग इसको हेल्दी भी मानते हैं, लेकिन हेल्दी और अनहेल्दी कंपटीशन या पीयर प्रेशर में बीच में एक बहुत ही डेलिकेट लाइन है। यूजुअली इसका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव ही आ पाता है। तो आज इसको भी कैसे हमें बीट करना है उस पर भी बात करेंगे। आइए अब देखिए, सॉल्यूशंस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले, लैक ऑफ फोकस।
लैक ऑफ फोकस में हमारा सबसे जो बड़ा रीजन था वो था लैक ऑफ गोल, और सबसे खतरनाक जो हमारे लिए हर्डल बना हुआ था वो था लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शंस क्या है, जैसे कि आजकल तो मीडिया का ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और भी नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आते हो, तो उसमें सबसे पहले लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, यानी डिस्ट्रैक्शंस को अगर खत्म करना है तो देखिए, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की है कि आप मीडिया को अपने आसपास अब खत्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने मोबाइल से इंटरनेट खत्म कर दें, या आप अपने मोबाइल से, अगर इंटरनेट, सपोज टीनेजर के पास तो मोबाइल ही नहीं है, लेकिन आपके पास, यानी एज अ फादर आपके पास मोबाइल है, उसके अंदर इंटरनेट है, आपके घर में ब्रॉडबैंड है, तो आप मोर और लेस बच्चे को इंटरनेट से नहीं बचा सकते। उसको मीडिया से आज, मीडिया इज सच अ बिग इन्वेडर, यू कैन नॉट एस्केप योर चाइल्ड फ्रॉम द मीडिया। तो रादर देन कि हम उसको मीडिया से बचाएं, क्यों ना उसके अंदर एक सेल्फ रेस्ट्रेंट डेवलप करें। और आप इसको सेल्फ कंट्रोल भी कह सकते हैं कि भाई मुझे ये एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ही इस मोबाइल का या इस मीडिया का इस्तेमाल करना है, या मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना है, मुझे दूसरी चीज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो टेम्पटिंग इतना है जो डिस्ट्रक्शंस हैं, तो उसमें आपको सेल्फ रेस्ट्रेंट की होने की जरूरत पड़ती है। और दूसरा है लैक ऑफ गोल। देखिए, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, हमारे जो टीनेजर्स हैं उनके पास गोल नहीं होता। गोल के बारे में आइंस्टाइन ने क्या कहा है, पहले एक बार हम उसको देखते हैं। देखिए, आइंस्टाइन बोलते हैं, इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू अ पर्सन और अ थिंग। यूजुअली क्या होता है, दिस कोट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, इंक्लूडिंग अस। इट इज इंडिपेंडेंट टू एनी एज। हर एज में हमारा जो लाइफ का गोल है वो बदलता रहता है। जैसे बच्चे होते हैं, उनको, अगर हम बिल्कुल छोटे और प्री स्कूल बच्चों की बात करें तो उनके गोल्स होते हैं टॉयज। उससे थोड़ा और ऊपर चलें टीनेजर्स में, तो उनके गोल्स होते हैं प्ले स्टेशन, बाइक्स, या जो भी आजकल के नए गैजेट्स आते हैं। इसी तरीके से थोड़ा और आगे बढ़े तो ह्यूमन रिलेशंस की बात होती है, रिलेशनशिप्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग की एक लिमिटेशन ऐसी है कि वो हमेशा अपने आप को एसोसिएट रखता है या तो निर्जीव चीजों से या एक सजीव इंसान से। लेकिन कभी भी वो अपने आप को, कभी भी मतलब अक्सर, वो अपने आप को इंटेंजिबल से कनेक्ट करके नहीं रख पाता है। और वो इंटेंजिबल होता है उसका गोल। देखिए, याद करिए, अगर कोई टीनेजर है, आप देखिए, अगर आपने उसको किसी स्पोर्ट्स में एंगेज कर दिया, एंड ही और शी इज वेरी विलिंग फॉर दैट स्पॉर्ट और लाइकिंग दैट स्पॉर्ट, या कोई टीनेजर है वो डांस के प्रति बहुत पैशनेट है, या कोई और किसी एक्टिविटी के लिए बहुत पैशनेट है, तो आप देखेंगे जब भी उसे वो फ्री टाइम मिल रहा है, हो सकता है म्यूजिक भी हो सकता है, वो सिंथेसाइजर होता है कोई, उसमें भी काम करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखते हैं बजाना। तो आप देखिएगा जब भी उनके पास फ्री टाइम होगा, व्हेन दे हैव देयर लेजर टाइम, दे विल ऑलवेज ट्राई टू कंज्यूम दैट टाइम इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। और उसके चलते उनका जो डिस्ट्रैक्शन है वो काफी कम हो जाता है। लेकिन हम लोगों की समस्या है कि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। दूसरा था इमोशनली सेंसिटिव होना। तो इसमें तो हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है। एज अ पेरेंट हमें ही अब अपने बिहेवियर को, अगर अभी से ही हमारा बच्चा प्री स्कूल में है, तो वो आपको इतना जबरदस्त तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है कि आप, उसकी ग्रेस्पिंग पावर इतनी ज्यादा होती है बच्चे की, जो प्री स्कूल में है उसकी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप जानते हो तो ऐसा बोला भी जाता है कि एक बच्चे का जो माइंड है, ब्रेन है, वो तकरीबन 7 साल तक ही डेवलप होता है। उसके बाद तो बच्चा सिर्फ इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करता है, और फिर धीरे 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 इंफॉर्मेशन जो उसने एब्जॉर्ब किए हैं, अपना इन्वेंट्री बनाया है, फिर वो उसको कोरिलेट करके आगे बढ़ता है। तो इतनी जबरदस्त जब ग्रेस्पिंग पावर आप लोगों ने सभी ने महसूस की होगी बच्चे की, तो अगर आप खुद अपने को एक एज अ एग्जाम्पल उसके सामने पेश कर पाएंगे, एज अ मिसाल पेश कर पाएंगे कि आप छोटी छोटी जब बातें आपके घर में होती हैं और आप उन पर कितना मैच्योरली बिहेव करते हैं,
तो बच्चा उनको ग्रेस्प कर लेगा और आपको इससे बेहतर कोई तरीका नहीं मिल सकता उसको सिखाने का। दूसरा, बच्चे को ओवर पैम्पर्ड करना, ये भी इसमें भी एक बहुत डेलिकेट लाइन है कि बच्चे को आप प्यार से डील कर रहे हैं या ओवर पैम्पर्ड कर रहे हैं। उसके लिए आपको अपने अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करनी है कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन गिविंग लव टू अ चाइल्ड और पैम्परिंग हिम और हर मोर देन रिक्वायर्ड। तो ये आपको खुद अपनी अवेयरनेस से देखना होगा, अपने लिए अवेयर होना होगा। केयरलेस अबाउट हेल्थ, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। अनअवेयर अबाउट वैल्यू ऑफ हेल्थ, यूजुअली हमने बात किया था कि एक टीनेजर को अपनी हेल्थ की इतनी चिंता क्यों नहीं होती है, क्योंकि इतनी कोई समस्या भी नहीं होती है बॉडी में उस दौरान। बट उससे भी एक बड़ा रीजन ये है कि बेशक उसको हेल्थ में समस्या ना हो, लेकिन आगे जाके समस्या ना बने, उसके लिए तो जिम्मेदारी हमारी है। और वो कैसे हम पूर्ण करेंगे? अगेन, वी नीड टू सेट आवरसेल्व्स एज अ पेरेंट एग्जाम्पल। मिसाल होनी चाहिए हमेशा घर में, क्योंकि बच्चा फिर बहुत तेजी से ग्रैस्प कर रहा है। देखिए, अगर वो एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहा है, तो वो भी एक लाइफ स्टाइल है और वो उसने बहुत ही स्पॉन्टेनियसली अडॉप्ट कर लिया है। तो लेकिन अगर आप शुरू से एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे, जिसमें कि आपके घर में हेल्दी फूड हैबिट्स होंगी, हेल्दी वर्कआउट हैबिट्स होंगी, बच्चा उन्हें बहुत ही स्पॉन्टेनियसली, बहुत ही स्वतः उनको धारण कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। और उसके लिए वो कोई विशेष एफर्ट नहीं बचेगा। अब उसके लिए कोई विशेष एफर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो उसका लाइफ स्टाइल ही है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बात किया था कि अक्षय कुमार, उसके फादर उनको सुबह 4 बजे उठाकर लेके जाते थे दौड़ाने, तो वो उनका लाइफ स्टाइल बन गया। और इसलिए आज भी अक्षय कुमार इतने फेमस हैं कि वो रात में 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो उठकर और अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करते हैं यूजुअली अपनी फिल्म शूट्स को कर। देखिए, अगर यहाँ तक आपको कोई प्रश्न है तो मुझे बताते रहिएगा, क्योंकि अगर हम प्रश्न बीच में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभी हमें मैसेज करना होगा। और अगर आप मैसेज भी नहीं करना चाहते तो आप हैंड रेज करिएगा, बट बिना उसके बोलिएगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि फिर उसमें थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है और एक ही प्रश्न बार बार ओवरलैप होता है। या फिर हम बाद में जब ब्रेक लेंगे यदि 10-15 मिनट बाद, तो आप अपने प्रश्न रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गेटिंग इजली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, अब हमारे बच्चों में तो छोड़िए, ये हम लोगों में भी हैबिट है। तो आप देखिएगा कुछ कुछ चीजें आपको लगेगा कि आपसे खुद से भी रिलेट कर पा रहे होंगे आप। हम उन ही चीजों के लिए अट्रैक्ट होते हैं जिन भी चीजों के लिए हम अट्रैक्ट होते हैं। इनफैक्ट अगर हमें दूसरे में वो नजर आती हैं, वो चाहे हमारे पेयर्स हो या हमें लगता है कि उन्होंने ये अचीव कर ली है, तो निश्चित रूप से हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और हम भी उनको अचीव करना चाहते हैं। बट ये एक अच्छी हैबिट है, किसी से भी कुछ भी सीखना तो एक बिल्कुल एकलव्य की तरह गुरु द्रोणाचार्य से ज्ञान प्राप्त करने के बराबर है। बट जरूरी है कि जो चीज आप सीख रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है या गलत, जो कि आप ही निर्धारित करेंगे। मैं या और कोई निर्धारित नहीं कर सकता। बेशक मैंने यहाँ पे नीचे डाल दिया हो कार्स, मोबाइल, शूज, ड्रेसेस, ऐसा मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये गलत ही हो। आपको खुद अपने बुद्धि और विवेक से एक बार उसको रीवैल्यूएट करना है कि जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वो वाकई में उतनी वर्थफुल है या नहीं है। अब देखिए, इसका सोल्यूशन क्या होता है। अगर आप अपने बच्चे को लगता है आपको कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया ही है कि हमें एक मिनिमलिस्टिक लाइफ स्टाइल फॉलो करना चाहिए। और इस मिनिमलिस्टिक लाइफ स्टाइल में जब आप फॉलो करते हैं, तो बच्चा क्योंकि अपने आसपास अपने कंटेम्पररी, अपने पियर्स को उसके बिल्कुल ऑपोजिट लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हुए देखता है, तो उसके मन में द्वंद आता है। और वही द्वंद उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल फॉलो ही नहीं करेंगे, जिसमें आप सिर्फ उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं या वही चीजें आप पजेस करते हैं जिनकी आपको जरूरत है,
तो उसको ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि देयर आर टू काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल्स। अब उसको कौन सा सही और कौन सा गलत है ये जज करना है, ये उसका नेक्स्ट स्टेप है। उसके लिए कि वो इस लाइफ स्टाइल को, मिनिमलिस्टिक लाइफ स्टाइल को सही तरीके से जान पाए, आपके और आपके बच्चे के बीच में एक स्मूथ कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, जिसका कि एक जबरदस्त अभाव आज के समय में हम लोगों में मिलता है। इसके लिए हमने जॉन अब्राहम का एग्जाम्पल लिया था कि वो इतना रिच होने के बावजूद भी इतना फेमस, नेम फेम एवरीथिंग, और उसने ये बोला कि आई प्रिफर दी मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल एंड ही अडॉप्ट दैट। अभी कुछ समय पहले उसका एक बार फिर न्यूज आई थी कि स्टिल ही वियर्स द सेम वॉच what he used to wear in his struggling days, while he can wear any kind of watch, you know that. So at the end of the day, he says that value creation is more important than wealth creation. But he, on the other hand, he says that make money, money making is not a problem. Usually लोग उसको relate कर बैठते हैं कि फिर तो हमें कोई मनी को कमाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल इस तरह से, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू जनरेट वेल्थ, बट मेंटली यू शुड ऑलवेज रिमेन मिडिल क्लास। यहाँ पे मिडिल क्लास कोई लोअर क्लास या मिडिल क्लास नहीं है। यहाँ पे मिडिल क्लास उन वैल्यूज के बारे में बात की जा रही है जहां पर मिनिमलिस्टिक अप्रोच को फॉलो किया जाता है, जहां पर उन्हीं चीजों को खरीदा जाता है जिनकी जरूरत होती है, और जहां पर एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल को फॉलो करने के दौरान न केवल अपना बल्कि अपने जो आसपास के लोग हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है, उनके लिए भी सेंसिटिव रहा जाता है। देखिए, मोबाइल सोशल मीडिया एडिक्शन, इसमें अगर आप गौर करिए तो हमने बात की ही थी कि इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ऐसा लगता है आज के समय में, क्योंकि इतना ये टेम्पटिंग है। और एल्गोरिथम तो आप जानते ही हैं कि इतना जबरदस्त है, और अगर अब ये हाल है तो एआई के चलते अगले साल 2 साल में क्या हाल हो जाएगा वो तो अभी हम इमेजिन भी शायद नहीं कर पा रहे हैं। बट हमें इसको तोड़ना है, ये चक्रव्यूह है, और हम अभिमन्यु नहीं बनेंगे। हम अभिमन्यु बनेंगे लेकिन इस चक्रव्यूह को भेद कर बाहर भी आएंगे। देखिए, इसका सोल्यूशन, understanding that this media exposure or this media invasion which is happening through your laptop or your mobile, primarily now it's happening through your mobile only, you are actually being a prey. You are not enjoying, you are not utilizing its services. They are those coders, those startups, they are actually consuming you. They are the predators, and they are killing you every moment. They are killing your life. The quality of your life is getting deteriorated, and you are a prey. हमें ऐसा लगता है कि हम प्रीडेटर हैं, हम उनका मजा ले रहे हैं, हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं, हम उन तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट द थिंग इज एग्जैक्टली द अदर वे अराउंड इन डिसगाइज। अब ये बात अगर आप समझ पाए पहले तो ये इंपॉर्टेंट है एज अ पेरेंट, और अगर आप समझ गए हैं, अब आपको अपने बच्चे तक लेकर जानी है, उसके लिए अगेन एक स्मूथ कम्युनिकेशन चैनल की जरूरत है, जो कि मिस है, और ये आप जानते हैं। और ये स्मूथ कम्युनिकेशन चैनल आज ही से मिस नहीं है। अगर आप अपने बचपन को याद करिए, या मैं अपने बचपन को भी याद करूं, तो तब तो शायद ये बिल्कुल भी नहीं था। आज शायद थोड़ा है, लेकिन वो फिर भी बहुत कम है, बहुत ही रफ है। आपको लगता होगा बेशक स्मूथ, लेकिन अभी आप आगे जाकर जैसे जैसे हमारे साथ आगे बढ़ेंगे तब आपको ये चीज रियलाइज होगी। और वो चैनल जो आप लोग समझ रहे हैं कि आपके, या ब्रिज जो आपके और आपके बच्चे के बीच में है, वो बहुत ही अनयूज्ड है। इसको भी आप समझेंगे कि ध्यान से इस मेरे शब्द पर गौर करिएगा कि वो अनयूज्ड है। अब दूसरा, स्ट्रॉन्ग विल पावर। जैसे आप जानते ही हैं कि टेम्पटिंग फूड है, अगर आप ये समझ चुके हैं कि मेरे लिए, शरीर के लिए सही नहीं है, तो पहली तो ये समझ इंपॉर्टेंट है। जैसा ही मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि किसी भी, अभी आगे विल पावर में खैर इनफैक्ट देखेंगे, तो स्ट्रॉन्ग विल पावर मीन्स स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल। स्ट्रॉन्ग विल पावर के बारे में आगे हमें बात करनी है।
कि सेल्फ कंट्रोल हम या स्ट्रांग हमारी विल पावर क्यों नहीं होती है। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम फिर बोला था कि विल पावर हम सभी के अंदर है, बट वो डोरमेंट स्टेज में है। और उस डोरमेंट विल पावर को हमें सबसे पहले रियलाइज करना है, और फिर खुद को इस तरह से ट्रेनिंग देनी है कि वो हर रोज अवेक भी होती रहे और स्ट्रेंथन भी होती रहे। यू नीड टू रेनफोर्स योर विल पावर एवरी डे। आपको उसको हर रोज स्ट्रेंथ देनी है। ये अगर एज अ पेरेंट आप समझ चुके हैं और आपका बच्चा अभी प्री स्कूल है या अर्ली टीनेज में है या एडोलेसेंस में एंट्री ले रहा है, तो आज ही से आप अपनी विल पावर को एग्जिबिट करना अपने घर में शुरुआत करिए। आपको रोज ऐसे कई मौके मिलेंगे, आपको सिर्फ उसके लिए थोड़ा अवेयर होना है। इफ यू सक्सीड इन पुटिंग योर सेल्फ एज एन एग्जाम्पल, एज एन आइडियल ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, ऑफ सेल्फ कंट्रोल, तो मान लीजिए कि ये आपका बच्चा खुद ब खुद उसी दिन से इस ट्रेनिंग में दाखिला ले चुका है। देखिए, विल पावर को या सेल्फ कंट्रोल को अटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जानना कि ये एक दिन का काम नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम बाजार जाएंगे और वहां से कुछ महंगी विल पावर खरीद कर ले आएंगे, हाई क्वालिटी ब्रांडेड, या किसी से सीख लेंगे या यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल जाएगा, उसको समझ लेंगे तो वो हमारी अपनी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप मुझे रोटी बनाना सिखाएं और मुझे अगर नहीं आती है तो आपके लिए तो वो शायद 5 या 10 मिनट का काम होगा, लेकिन मेरे लिए अगले 2-3 महीने शायद उससे भी ज्यादा का काम। आई नीड टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। बट विल पावर के केस में अगर आप किसी भी चीज को छोड़ना चाहते हैं या उस पर अपने दिमाग कंट्रोल चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि को सेटिस्फाई करना होता है। और वो ये सेटिस्फेक्शन है कि जो चीज मेरे लिए सही नहीं है या सही भी है लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए या मुझे वो क्विट करनी है, आई नीड टू गिव अप दैट। तो पहले वो आपकी बुद्धि सेटिस्फाई हो, बुद्धि एक्सेप्ट करे कि यस, आई शुड बी डूइंग इट, आई नीड टू डू इट, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और अगर एक बार ये हो गया तो समझ लीजिए अब आपको सिर्फ अपने मन को मारना है। और मन को मारने के लिए, या लास्ट टाइम जैसे हमारी अंजू मैम ने बोला था कि मन को साधना है, उसको मन को साधना भी बोल दीजिए या मारना बोल दीजिए, साधना वैसे ज्यादा करेक्ट शब्द है। कैसे मन को साधना है, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। लास्ट टाइम मुझसे प्रश्न भी पूछा था कि इसके बारे में बात की जाए, तो थोड़ा आज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे मन को साधना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले आपको यू नीड टू वर्क ऑन इट एवरी डे, एवरी आवर, स्पॉन्टेनियसली। देखिए, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप किसी पर्टिकुलर दिन को या पर्टिकुलर समय को निर्धारित ना करें। यू नीड टू वर्क इट every day, every moment, every hour, and that should happen so spontaneously that it should become a part of your life. It should become your lifestyle. और उसके लिए when you follow a disciplined life, you are strengthening it every moment, because while following your discipline, so many times you have to do what you don't want to do. हालांकि भागवत गीता में इसका जिक्र श्रेयस और प्रेयस से हुआ है, लेकिन अगर मैं भागवत गीता में की ओर अब आगे बढ़ूं यहां से, तो फिर क्या होगा कि हम डीरेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो टारगेट है वो हमारे टीनेजर्स है, वो हमारे वो बच्चे हैं जो एडोलेसेंस में एंट्री ले चुके हैं और धीरे धीरे 9th 10th 11th 12th की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इसलिए डीरेल नहीं होना चाहता, लेकिन हम उसके लिए दोबारा वर्कशॉप कर सकते हैं अगर आप उस लिहाज से एडल्ट्स के लिए बात करना चाहते हैं। तो देखिए, अभी हमारा मुद्दा, हमारा मुख्य टारगेट, क्योंकि हमारे बच्चे हैं तो उन पर हम फोकस रखेंगे। तो देखिए किस तरह से ये होता है। राइट फ्रॉम द टाइम यू वेक अप टिल यू गो टू बेड, कितने आपको मोमेंट्स मिलते हैं एज अ पेरेंट जो आप अपने बच्चे को उसकी विल पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए ट्रेनिंग देते रहते हैं और उसको पता भी नहीं चलता वो कि वो ट्रेंड हो रहा है।
सबसे पहले जिस भी समय आप उठते हैं, अगर आप उस समय को निर्धारित कर लें। हम आपसे ये नहीं बोल रहे कि आप बहुत अर्ली उठिए, 4 5 मत उठिए। वैसे तो बच्चे स्कूल जाते हैं, पर्टिकुलर टाइम समय पर उठते ही हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चे को एक पर्टिकुलर समय पर उठाने की आदत डालिए, और उसको ये इंश्योर कराइए, उसको ये इंश्योर कराइए कि समय पर, एक पर्टिकुलर समय पर आपको उठना चाहिए, और उसको, उसके लिए आपको एक अपनी हैबिट बनानी चाहिए। वो समय आप खुद निर्धारित कर लीजिए। स्कूल के समय में तो एक समय है ही है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब सैटरडे संडे आता है तो वो सारा रूटीन गड़बड़ होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि ना केवल आप अपना रूटीन गड़बड़ करें, क्योंकि अगर आप अपना रूटीन गड़बड़ करेंगे तो बच्चे करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जीवन में आपको फॉलो करनी ही करनी है एज अ डिसिप्लिन, और वो इस वक्त आपको अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए करनी है। क्योंकि आज के केस में एक वीकेंड का कल्चर, देखिए वीकेंड आपके लिए तो है लेकिन आपके बच्चे के लिए नहीं है। लेकिन आप ये भूल गए हैं। आप खुद फ्राइडे और सैटरडे नाइट अगर बहुत लेट नाइट कर रहे हैं, बच्चे को भी आप मूवीज दिखा रहे हैं, या उसको कह रहे हैं कि नहीं आज तो देख लो ये वो। नो, बच्चे को मूवी दिखाइए, दिन में दिखाइए। मूवी देखना कोई बुरी बात नहीं, जो भी आपको दिखाना है। बट जो उठने का, जो उसका टाइम, उसका डिसिप्लिन है, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। बेशक आप रात में 1 बजे सोइए, सुबह उसको 6 बजे अगर उठाते हैं, उठाइए। वो आप खुद उठेंगे तो ही वो उठेगा, उसको उठाएगा, वो देखेगा कि आप उठे हुए हैं। फिर आप दिन में सोइए, ये आपको संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा, उसको बोलिए, बेशक वो स्कूल ही क्यों ना जाता हो, बेटा अपनी चादर आपको खुद तह कर कर रखनी है। ये आपकी अपनी हैबिट होनी चाहिए। और आपके वो कहने से नहीं करेगा, अगर वो आपको करते हुए देखेगा तो वो करेगा। बच्चा नहा कर आ रहा है, उसको अपने बाथरूम फ्लोर को वाइप करना है, सो दैट इट इज नॉट अ एक्सीडेंटल फ्लोर फॉर द नेक्स्ट पर्सन हु इज गोइंग टू बेथ नाउ आफ्टर हिम। वो आपको करते हुए देखेगा। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स सैटरडे संडे में ऐसा हो सकता है कि आप उससे पहले नहा रहे हो, आपने बाथरूम फ्लोर को पूरा वाइप किया है, उसको ड्राई किया है, एंड यू एंश्योर दैट व्हेन द अदर पर्सन इज कमिंग, द नेक्स्ट पर्सन इज कमिंग, तो उसको फिसलने का बिल्कुल डर ना हो। तो वो भी इस आदत को अडॉप्ट करे। हेल्दी ब्रेकफास्ट, इस बारे में तो फूड हैबिट्स के हम बारे में बात कर ही चुके हैं। रीचिंग स्कूल बिफोर टाइम, अक्सर हम खुद भी टाइम की वैल्यू कम करते हैं। तो बच्चे को अगर सपोज हम स्कूल लेकर जाते हैं, उस सूरत में बात हो रही है यहाँ पर टाइम की, में पंक्चुअलिटी की बात है। तो अगर आप ही कार में बच्चे को सपोज ड्रॉप करने जाते हैं और आप भागम भाग मचाए हुए हैं, खुद घर से लेट निकल रहे हैं, हालांकि यू रीच ऑन टाइम, बट दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। समय आपके पास हमेशा कंफर्टेबल होना चाहिए टू रीच एवरीवेयर, और वो हो सकता है। इट्स ओनली द टाइम मैनेजमेंट। गौर करेगा छोटी छोटी बातों पर। फिनिशिंग योर फूड कंप्लीटली, देखिए कितनी बड़ी बात है ये, कि खाइए मन भर और छोड़िए एक कण भी नहीं। ये अक्सर भंडारों में ये लगा हुआ होता है साइन बोर्ड, लेकिन इसके बहुत ही मीनिंग को आप समझिए, बहुत ही मीनिंगफुल लाइन है ये, और ये घर से ही शुरू होनी चाहिए। आपने जितना भी फूड अपने प्लेट में लिया है, बेशक वो लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, आप कभी भी उसको लेफ्ट ओवर फूड नहीं बनाएंगे। आप इंश्योर करेंगे कि आप जो चीज खा रहे हैं, कॉन्शियसली, कॉशियसली उतनी ही लेंगे, अगर वो आपके टेस्ट में कम है, कि जितनी आप खा सकें। एज अ पेरेंट आपका इंश्योर करना होगा कि आप उतनी ही देंगे जितना वो खा सके। आप मैरिज फंक्शंस में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं हम लोग, और बहुत ज्यादा खाना झूठा छोड़ते हैं। इसके लिए हम सभी को, बच्चा आपके साथ है, वो आपको देख रहा है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, बट जब उनकी थाली खाना खाने के बाद सिंक में जाती है, तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने खाना ही नहीं खाया है। और उससे भी ज्यादा, अगर आप इसमें एक हैबिट और ऐड कर सकें, लेकिन उसके लिए आपको खुद भी करना होगा, आप अपने झूठे बर्तन को खुद धोइए।
आपको सबके बर्तन धोने की जरूरत नहीं है, बट एज अ पेरेंट आप अपने बर्तन को धोइए, जैसा कि आश्रम में हम लोग करते हैं। आपका बच्चा क्या अडॉप्ट कर लेगा आपको इसका अंदाजा ही नहीं है। आप शायद गुरुद्वारे जाते हैं, वहां पर ऐसा होता है, आश्रम में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन आप अपनी किचन में भी कर सकते हैं। और प्लेट को, अपनी कटोरी को, अपनी चम्मच को धोने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि आप अज्यूम करिए कि कैसा लगता होगा आपकी मेड को जब वो आपकी ऐसी भरी हुई थाली जिसमें खाना, अरे इनफैक्ट लोगों में इतनी सेंसिटिविटी, इतनी इनसेंसिटिविटी है कि वो उस थाली को एज इट इज सिंक में भी रख देते हैं, ये नहीं कि जो बच गया उसको डस्टबिन में कुछ मैनेज कर दें, ताकि जो मेड है उनका जी खराब ना हो इतना ज्यादा। सो कंसिडर योर मेड अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। और अगर ये सारे थॉट्स आपके जहन में होंगे, आइडियली तो यू शुड बी वॉशिंग योर डिश एवरी डे, एंड यू डोंट हैव टू टेल योर चाइल्ड दैट यू हैव टू डू इट। व्हेन ही सीज और शी सीज यू एवरी डे डूइंग द सेम थिंग, you believe me, he or she will be doing it on his or her own. You don't have to even preach, क्योंकि प्रीचिंग तो करने की जीवन में जरूरत ही नहीं है। प्रीच वो करते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते। जो आप प्रैक्टिस करते हो वो कभी भी प्रीच नहीं होता। अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हैं तो कोई आपको ये बोलेगा कि आप प्रीच मत करिए मुझे, लेकिन अगर वो ये जानता है कि आप खुद भी ऐसा ही करते हो, कभी बोलेगा ही नहीं। तो इस बात को समझिएगा, what you preach, if you don't practice it, nobody is going to give you a damn. But if you practice it and then you preach, everybody knows you, that you yourself follow that, तो वो उसको फॉलो करेगा। अक्सर खाने के बाद हम अपने बर्तनों को डाइनिंग टेबल पर या जहां खाते हैं वहीं छोड़ देते हैं, या तो वो मेड उठाए या कोई घर का दूसरा मेंबर उठाए। ये सबसे गलत आदत है। अपने झूठे बर्तन अगर धो नहीं सकते, कम से कम खुद उठाकर सिंक में रखिए। बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं है, उसको भी सिर्फ देखने की जरूरत है। वो आपको देखेगा, सब अडॉप्ट करता जा रहा है। उसकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उसकी स्लेट खाली है। और ये प्री स्कूल से काम शुरू हो जाता है। आपने गौर किया होगा वो कैसे कैसे आपकी बातों को पकड़ लेता है। यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज कंप्लीटली, आप बेशक कितने ही क्यों ना कैपेबल हो, आपकी परचेजिंग पावर, स्पेंडिंग पावर कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, हर रिसोर्स का 100% इस्तेमाल करने का प्रयास करिए। बच्चे की छोटी पेंसिल है, जब तक उसके वो हाथ में आ रही है, लेट हिम यूज दैट। उसको नई पेंसिल मत दीजिए। लेकिन वो तब होगा जब वो आपके लाइफ स्टाइल में खुद देखेगा। आपके सोप है बाथरूम में, उस सोप को तब तक यूज करिए जब तक आप उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी 5 वेराइटी सोप्स की रखी हुई है आपके बाथरूम में, और वो अब थोड़ा पतला हो गया है, बट यू कैन यूज इट, बट आपने उसको चेंज कर दिया है क्योंकि यू कैन अफोर्ड इट। बट यू आर नॉट, you can afford it financially, but you cannot afford what you are instilling in your child as a value. टूथपेस्ट, टूथपेस्ट ट्यूब होती है, उसको तब तक यूज करिए जब तक उसके अंदर टूथपेस्ट है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अपने कपड़ों का तब तक यूज करिए जब तक आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसके जैसा दूसरा कपड़ा ले आए हैं। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो फिर उसे दान दीजिए, उसको इकट्ठा करके मत रखिए। उस रिसोर्स का यूज होना चाहिए, वो क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए, उसकी वेस्टेज होनी चाहिए। उस रिसोर्स का तब भी वेस्ट है जब वो आपके पास अब बंद संदूक में जाकर रुक गया है। डोंट लीव एनी रूम। देखिए याद रखिएगा, मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूं जहां पर आप अपने बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं। इस वक्त हम अडल्ट्स के लिए बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर अडल्ट्स के लिए हम बात करते हैं तो फिर मैं एक भागवत गीता की ओर चलता, जहाँ पे श्रेयस है, प्रेयस है, अभ्यास, वैराग्य, इन सब की बातें होती हैं, और हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं दूसरी वर्कशॉप्स में। तो डोंट लीव एनी रूम लाइट और फैन ऑन इफ लिविंग इट। अक्सर मैंने देखा है कि घरों में हर रूम में
बैल्कनी में लाइट्स फैंस ऑन रहते हैं, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी स्ट्रांग है, हमें बिजली के बिल की कोई चिंता नहीं है, एसी चले हुए हैं, बेशक जरूरत नहीं है। लेकिन सोचिए, जो जितना भी आप ये चला कर रखते हैं, इसका कितना कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, हमारे साथ आयुष हैं। तो एक बार हमने बात की थी कि आयुष इज अ वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग। तो मैंने उनसे बात करते करते कहा कि आप लद्दाख, उन्होंने खुद ही इनफैक्ट बोला था, अभी हमारे साथ आयुष हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये अवेकनिंग एक थी आयुष। मैं इसीलिए ये आपको बोलना चाहता हूँ कि जब आपने ये बोला कि आप लद्दाख कार से इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप वहां पर हीट नहीं देना चाहते, वहां का नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वहां ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं डेवलप करना चाहते, वहां कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं करना चाहते, सीओ एमिशन नहीं करना चाहते, तब मुझे एहसास हुआ ये कितनी बड़ी सोच है। तो ये जो सोच होती है, यही जीवन में परिवर्तन लाती है। और ये सोच मेरे भी जीवन में परिवर्तन लाई है। मैं इसको बहुत बड़ी अपने लिए लर्निंग समझता हूँ, जो मुझे उस दिन आपसे मिली है। क्लीनिंग योर टॉयलेट। अपने बच्चे से टॉयलेट क्लीन कराइए। हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट कुशंस में रखते हैं, उनको, अभी बात बहुत आगे निकल जाएगी, तो उनको जमीनी हकीकत से दूर रखते हैं। अगर आपके रिलेटिव्स में कहीं मृत्यु होती है तो आप अपने बच्चों को वहां लेकर नहीं जाते हैं, उनको लेके जाइए। मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, अपने बच्चे को जमीनी हकीकत दिखाइए। देखिए, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप में से कुछ मुझसे भी ज्यादा अवेयर होंगे और ये सब फॉलो कर रहे हैं। बट यूजुअली जो मैंने ऑब्जर्व किया है एज अ मास, what is being followed, I'm just putting here with that. Keep your words. Set yourself as an example with your kid. अपने शब्दों की वैल्यू करिए। अगर आपने, इसको आप प्रॉमिस भी बोल सकते हैं, बट यू डोंट नीड टू प्रॉमिस एवरी टाइम। जो आपने बोल दिया वही प्रॉमिस होना चाहिए। आपके शब्दों की इतनी वैल्यू होनी चाहिए, योर वर्ड शुड बी सो स्ट्रांग, सो वैल्यूएबल फॉर योर किड, कि आपके बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि इफ माई फादर और माई मदर हैज सेड समथिंग, दे विल डू दैट। जब उसको ये बात पता होगी और आप ऐसा करेंगे, तो उसको ये भी पता होगा, और उन्होंने अगर ये बोल दिया तो ये नहीं करना, अगर ये किया तो ये हो जाएगा, तो फिर वो जानता है कि वो होके रहेगा। लेकिन आपको उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखाना होगा हर चीज के लिए। आप उसमें सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि आप अपने वर्ड्स के साथ कभी भी बैक ले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने वर्ड्स को, यू कीप योर वर्ड्स, यू मीन योर वर्ड्स, यू डू दैट, यू बिहेव लाइक दैट, जो आप अपने लिए भी करेंगे, तब आपका बच्चा आपके वर्ड्स की वैल्यू करेगा। तब आपके लिए आपका जो वाक्य होगा उसके लिए भ्रम वाक्य बन जाएगा। ऑलवेज ग्रीट योर एल्डर्स, कंटेम्पररीज, पीयर्स, यंगर्स फर्स्ट। देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। पहले देखते हैं एक चीज, ध्यान से देखिए। शायद आप पहचान रहे होंगे कि जो रतन टाटा जी के पैर छू रहा है, मेरे ख्याल से हम लगभग सभी पहचानते हैं इस फेस को। एक प्रश्न है, पहले एक बार देख लेते हैं अगर वो, ओके, ऑलराइट। तो अब रतन टाटा के पांव छू रहे हैं नारायण मूर्ति, और पब्लिकली। जब रतन टाटा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा था, और ये बहुत समय पहले की बात नहीं, आप जानते ही होंगे, आप में से कुछ लोग। तो क्या जरूरत थी नारायण मूर्ति जी को रतन टाटा के पैर छूने की? क्या तो वो फेवर ले लेंगे उनसे? हम तो अक्सर यही करते हैं। अगर हम किसी को आज ग्रीट करते हैं तो दो सूरतों में करते हैं, या तो इससे कुछ फेवर हो जाए, जिसे कि हम कॉर्पोरेट ग्रीटिंग्स बोल सकते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। वी आर नॉट इवन सेइंग हाय बाय हार्ट, तो ग्रीटिंग्स की तो बात ही नहीं है। बेशक हम ईमेल्स में कितने लिख रहे हैं हैप्पी ग्रीटिंग्स, फलाने ग्रीटिंग, ढिकाने टिकट, लेकिन उनके मायने कुछ नहीं है। बट लेकिन नारायण मूर्ति जी ने ऐसा क्यों किया, ये बहुत ही एक सोचने का विषय है कि ऐसा क्या उनके जहन में रहा होगा कि जो उन्होंने किया। तो यहां पर देखिए,
ये उनके संस्कार हैं जो कि हमें बचपन से मिलते हैं, लेकिन आजकल वो संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। साउथ इंडिया में ये संस्कार बहुत हद तक अभी भी प्रिजर्व है, जिसके लिए मैं साउथ इंडियंस का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जब भी मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, अभी हमारे साथ वेंकट है, तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करते हुए कि आप लोगों ने अपनी उन वैल्यूज को आज भी कॉन्टामिनेट नहीं होने दिया वेंकट। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट कि हमारी भारतीय संस्कृति बचेगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और वो बचाएंगी सिर्फ साउथ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अब बच्चे नमस्ते या पैर छूना तो भूल चुके हैं। अब हाय तक बात आकर अब रुक गई है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, इसका मुझे बड़ा ही भयानक रिजल्ट्स निकल कर आएंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन नारायण मूर्ति जी जो पूरी दुनिया को रोजगार दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जिनके ऑफिसेज देश और दुनिया में हर जगह हैं, वो पैर छूते हैं। अब ये बात बड़ी जानने की है, इन्हीं जगह पे नौकरी करने वाले, जॉब करने वाले लोग अपने आप को हैपनिंग बनाने के लिए अपने बच्चों को हाय बाय सिखाते हैं, और अपनी जो संस्कृति है पैर छूने की, जिसका ये एक बहुत बड़ा पर्पज है, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया है कि ऑलवेज ग्रीट योर एल्डर्स, योर कंटेम्पररीज, योर यंगर्स फर्स्ट। जब आप किसी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, और अगर वो बाय हृदय, बाय हार्ट आप कर लेते हैं, हृदय से, आप उसी समय अपने अहम, अपनी ईगो को खत्म कर लेना की थोड़ी सी कोशिश कर बैठते हैं। देखिए, जैसे विल पावर को स्ट्रांग हर रोज हर पल करना पड़ता है, ये जो अहम है, जो ईगो है, जिसे आप अहंकार भी बोल सकते हैं, इसको भी आपको हर रोज खत्म करना होता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में नमस्ते और चरण स्पर्श, झुकना, हर जगह झुकने का, साष्टांग नमस्कार का बहुत ही उत्तम उपयोग है। लेकिन इसकी वैल्यू क्योंकि हमें ना ऐसे बताई गई है, हमें यही नहीं मालूम कि हमें झुकना क्यों है, हमें यही नहीं मालूम कि झुकने वाले बड़े इंसान कैसे बन जाते हैं। इसी बात पे नवजोत सिंह सिद्धू का एक डायलॉग याद आ गया है, हालांकि थोड़ा लाइटर नोट में है, कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। और हम लोग अकड़ के चलते हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि जो झुकता है वो ही दिखाता है कि वो जीवन लेकर आगे बढ़ रहा है, वो जीवन को समझ रहा है। कोई प्रश्न हो तो आप पहले मैसेज करिएगा, अदरवाइज भी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब आता है इनडिफरेंट एटीट्यूड। इनडिफरेंट एटीट्यूड का मतलब अलूफ, डिसइंटरेस्टेड टीनेजर। आई, मी और मैं, सिर्फ मैं, मेरा काम, मेरे फ्रेंड्स, मेरी चीजें, मेरा मोबाइल, मेरी मूवी, मेरा बर्गर, मेरा पिज्जा, मेरे कपड़े, मेरे शूज, सब कुछ मैं। नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड आई। उसका रीजन हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लेकिन डिटेल में आज बात हो रही है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को इस जीवन, लाइफ से कंगाल कर दिया। एक होता है दिवालिया जिसे बोलते हैं, बैंकक्रप्ट होना, ये तो आप सब जानते ही हैं, तो वो तो मनी, बट दिस इज द बैंकरप्सी ऑफ लाइफ, और आप ही हैं उसके जिम्मेदार, और कोई नहीं है। तो इसी वजह से बच्चा सिर्फ मैं तक सीमित होकर रह गया है। पीयर प्रेशर टू मैच देम, टू बी बेटर देन देम। रीजन, अनेबल टू रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स। हमारे बच्चे अपने को ही नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, वो खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। खुद को ना समझने का मतलब क्या है, इसके बारे में बाद में डिटेल में जाएंगे। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। और बैंकरप्ट ऑफ लाइफ तो आप जानते ही हैं,
उनको जमीनी हकीकत इस जीवन से हम लोगों ने काट दिया है। बैंकरप्ट ऑफ लाइफ को भी और डिटेल में समझेंगे तब आप ज्यादा समझ पाएंगे। तो अभी तक जो भी हमने पहले चैलेंजेस लिए थे, लैक ऑफ फोकस, इमोशनली सेंसिटिविटी, लैक ऑफ विल पावर, तमाम चीजें जो हमने शुरुआत में डिस्कस की थी, तो अगर उन सभी के पॉइंट्स को अब हम कलेक्टिवली ले लें, तो मैंने उनको कलेक्टिवली ले लिया है। अब चैलेंज टू चैलेंज ना लेकर जिन पर हमें काम करना है, कि एज अ पेरेंट वी आर अनेबल टू सेट देम ourselves एज एन एग्जाम्पल फॉर देम, जो कि हमें खुद ही काम करना है, वो आपको पता चल ही चुका है करना कैसे है। दूसरा, आई मी और माई सेल्फ बैंकरप्ट ऑफ लाइफ हैं, उनकी बैंकरप्सी लाइफ की खत्म करनी है, उनके लाइफ के अकाउंट में बहुत सारी लाइफ हमें डालनी है जो कि बिल्कुल जीरो बैलेंस पर है। वो लाइफ कैसे डालेंगे वो हम देखेंगे, जो कि हमारा मेन मुद्दा होगा। और यूजुअली बैंक्रप्सी ऑफ लाइफ का मतलब यही है जो मैंने यहाँ नीचे लिख ही दिया है, कि दे आर अनअवेयर ऑफ लाइफ। उनके लिए जीवन की समझ ही क्या है, सिर्फ मेरा घर, मेरा स्कूल, मेरा इंटरनेट, एफबी, इंस्टा, या जो टिकटॉक विकटॉक जो भी आते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स भी वो सिलेक्टिवली चूज करते हैं, ये उनकी दायरा है, उनकी दुनिया का। दिस इज द मैक्सिमम दे लुक टू। और हमें ऐसा लगता है मेरा बच्चा सेफ है, तो ये तो बेहतर है। फिर आता है कि बाहर इनसिक्योरिटी है, तो लेकिन लाइफ के लिए अवेयरनेस का मतलब ये थोड़ी ना कि बाहर खेलने जाना है, वो भी एक पार्ट है सोशलाइजिंग, शायद वो तो स्कूल में भी थोड़ी बहुत हो ही जाती है। बट बैंक्रप्सी ऑफ लाइफ को खत्म करना और लाइफ के अकाउंट के जीरो बैलेंस में बहुत सारी लाइफ डालना, ये आपका ही कर्तव्य है, क्योंकि आप ही ने उसे बैंक्रप्ट किया है, दिवालिया किया है लाइफ से। वो डालना कैसे है वो अब देखेंगे। अनेबल टू रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स, हमारे बच्चे अपने को पहचानने में असमर्थ हैं। अभी एक प्रश्न है उसको भी ले लेते हैं, शिखा का है क्वेश्चन। पहले एक बार इसको कंप्लीट कर लें, इस वाली स्लाइड को, फिर आपके प्रश्न को लेते हैं शिखा। ऑलराइट, तो अब देखिए, अनेबल टू रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स, ये है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। बच्चे अपने लिए अवेयर ही नहीं है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ देमसेल्व्स। सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कुछ भी। वो क्या है, कैसे डेवलप करनी है, उसका क्या मायने है, वो अब आगे डिस्कस करेंगे। चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स हैं, तभी वो हमें आहत किए हुए हैं, तभी आज हम उनके आगे झुक गए हैं। अगर इतनी टिपिकल ना होती या कोई ढंग से समझा देता या इसकी रेगुलर ट्रेनिंग चलती तो ऐसी दिक्कत नहीं आती। लैक ऑफ गोल, इसमें हमने बात कर ही ली है, ये सब कैसे अचीव कर रहे हैं। अभी आइंस्टाइन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उस समय वो क्या बोल रहे थे, वो सब बात करेंगे। हर चीज का सोल्यूशन लेंगे, कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे इस वर्कशॉप में, बेशक इसकी 3 या 4 ही क्यों ना हो जाए, जब तक आपको हर प्रश्न का जवाब नहीं दे देंगे। पर टारगेट आप जानते हैं मेरा टीनेजर्स एडोलिसेंस है, ये आप अपने जहन में रखिएगा अभी, क्योंकि हम डीरेल नहीं होना चाहते। लैक ऑफ विल पावर, सेल्फ कंट्रोल, ये हमें ये अचीव करना है। इसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी बात की है, छोटी छोटी बातें जो आप प्री स्कूल टाइम से शुरुआत कर देंगे। एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसमें कि मैंने बीच में 2-3 जगह इसका जिक्र किया था अभी, कि ये आपके और हमारे बच्चे के बीच में आज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। हालांकि आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे और आपके बच्चे के बीच में एक, आपके और आपके बच्चे के बीच में एक ब्रिज है, लेकिन आपको मालूम नहीं है वो ब्रिज बीच में से टूटा हुआ है। वो मोर, वही जो गुजरात वाला ब्रिज है ना, उसकी तरह है, वो बिल्कुल टूट गया है। अब हमें उसे बहुत मजबूत बनाना है, बिल्कुल मुंबई के हार्बर लिंक की तरह, और बहुत ही स्मूथ बनाना है। तो आइए पहले क्वेश्चन लेते हैं। What should be done if the parents are disciplined but the child does not follow ever after repeated explanations? देखिए, अभी अगर आप डिसिप्लिन हैं और चाइल्ड फॉलो नहीं कर रहा है,
तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है ये रफ है, या ये है ही नहीं, या ये ब्रेक कर चुका है। इस पर आपको काम करना है। जो आपका एक्सप्लेन करने का तरीका है वो उसके लिए प्रीचिंग है अब, या वो उसके लिए हार्श है, इसलिए वो आपकी बात को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। आप अपनी तरफ से बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि केस कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। जरूरी नहीं है कि आप डिसिप्लिन हो तो बच्चा ही डिसिप्लिन होगा। ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, हालांकि अगर प्री स्कूल से ही बच्चा आपको देखे उसी डिसिप्लिन को तो वह उसको एब्जॉर्ब कर बैठता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ और बच्चा एडोलेसेंस में आ ही गया है और आप उसको रिपीटेडली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, उसका रीजन है कि आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है एक्सप्लेनेशन वाला वो रफ है, हार्श है, क्योंकि वो पहले से ही स्मूथ नहीं था। तो आपके और आपके बच्चे के बीच में जो कॉन्फिडेंस है, जो कि एज अ कॉन्फिडेंट, जो एक अंग्रेजी का शब्द होना चाहिए, जो कि ऐसी विडंबना है हम सभी की फैमिलीज में कि हमारे बच्चे वो कॉन्फिडेंट घर में ना देखकर बाहर देखते हैं, और वो उनको बाहर अपने फ्रेंड में मिलता है। कॉन्फिडेंट मतलब ऐसा विश्वास पात्र व्यक्ति जिसके साथ वो कोई भी सीक्रेट शेयर कर सके। तो ये बड़ी विडंबना है, और ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। लेकिन यहाँ पे हम उसकी बात ना भी करें तो आपके बच्चे के बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको स्मूथ करना है और उसको एस्टेब्लिश करना है, उस पर हम काम करेंगे, वो आपका सोल्यूशन होगा। डोंट वरी सर, आई कीप माई डॉटर अवे फ्रॉम फादर इन लॉ, आई हैड टोल्ड यू द रीजन ही मिसबिहेव्स। ऑल राइट, तो इसको हम ले लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं आपके माइक्स के लिए। अगर आप अभी कोई माइक ऑन करके प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछिएगा, अदरवाइज फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सर सुमेध हियर। जी, सर नमस्कार। कम्युनिकेशन चैनल ब्रेक हो जाता है तो कैसे इसको रिपेयर करते हैं? हाँ, ये तो हम आगे बात करेंगे, ये तो हमारा मेन मुद्दा ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है आज के टाइम में। बेफिक्र रहिए, और बताइए। सर इसमें नेचर नेचर भी करता है क्या? बच्चे का नेचर कैसा है बाय बर्थ, ये भी मैटर करता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैटर करता है, क्योंकि सभी अपनी एक इनेट नेचर के साथ पैदा होते हैं, इनेट लाइकिंग डिसलाइकिंग्स के साथ पैदा होते हैं। इसमें आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा टीनेज में आता है, अब उसका बुद्धि और विवेक डेवलप होना शुरू हो चुका है। जब बुद्धि की एंट्री, अभी तक वो सिर्फ मन से काम करता था, क्योंकि उसको बुद्धि उसकी डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन 12-13 साल की उम्र में बुद्धि का डेवलपमेंट काफी अच्छे हद तक शुरू हो चुका होता है, और वो बहुत तेजी से होता है। तो हमारा टारगेट है 14, 15, 16 साल के जो बच्चे हैं, तो जिस समय उसकी बुद्धि बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, तो बेशक उसका जो पर्टिकुलर नेचर कोई भी हो, लेकिन अगर उसकी बुद्धि में सही तरीके से बात को डाला जाए, जो कि मैंने आपको बताया, जो सुमित ने भी बात की, वो कम्युनिकेशन चैनल जो है ना, दैट इज द मीडियम, जो ही यहाँ पर सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है कि अपनी बात को बच्चे तक पहुंचाना। और दूसरा तरीका है कि पहुंचाना ऐसे कि उसको प्रीच ना लगे, क्योंकि इस उम्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है बच्चे के साथ। अगर आप उसको कोई सही बात बताना भी चाहें, उसको लगता है मुझे ज्ञान मत दो, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, इस पे हम काम करेंगे। और कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। देखिए, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी जहां तक अभी तक हमने बात की थी। able to recognize themselves, lack of awareness, self awareness, lack of goal, lack of willpower, lack of communication channel। अब आता है, जैसे मैं बार बार एक ही बात पर बहुत ज्यादा जोर डाल रहा हूं, और वो क्या है कि बैंकरप्ट ऑफ लाइफ। बैंकरप्ट ऑफ लाइफ क्या है? बैंकरप्ट ऑफ लाइफ है कि दे आर अनअवेयर ऑफ लाइफ। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेयरनेस अबाउट लाइफ? आखिर लाइफ क्या है, कि अवेयरनेस क्या होती है, और हमें
ये हमारा इतना बड़ा रीजन क्यों बन रहा है, समस्या का कारण क्यों बन रहा है? तो देखिएगा, अवेयरनेस ऑफ लाइफ, क्या हम अपने बच्चे से ये सब प्रश्न पूछने की हिम्मत भी कर सकते हैं? ध्यान से सोचिएगा, वो बोलेगा ये घटिया प्रश्न, ये ज्ञान जो है ना बिल्कुल मुझसे दूर रख लो। लेकिन ये प्रश्न हो सकता है कि बहुत आपको बहुत ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ लगे या बहुत ही ऑब्सलीट लगे, लेकिन इनके पीछे इनका जो जवाब है उनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। व्हाट इज हार्ड वर्क? बचपन से सुनते आ रहे हैं बेटा हार्ड वर्क करो, बचपन से उसको प्रीच करते आ रहे हैं। व्हाट इज हार्ड वर्क? वो कहेगा ये ज्ञान मुझे मत दो, मैं जितना हार्ड वर्क करता हूँ। क्या हम अपने बच्चे से ये प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जब वो इसका जवाब हमें दे या इसके मर्म को समझने का प्रयास करें तो वो लाइफ को समझेगा? व्हाट शुड वन, व्हाई शुड वन परफॉर्म, ये व्हाई होना चाहिए, व्हाई शुड वन परफॉर्म विद फुल प्रोफिशिएंसी एवर? क्यों किसी को अपनी पूरी कौशलता से कोई भी जो उसका काम है, पीस ऑफ वर्क है, वो करना चाहिए, या कोई क्यों ऐसा क्यों करता है? क्या मतलब है इसका? व्हाट आर लाइफ चैलेंजेस? लाइफ के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? तो मालूम ही होगा गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने का मेन उनका कारण क्या था? कि जिंदगी बहुत ही कुशन वाली थी, बेड ऑफ रोजेस थी, पर एक बार जब वो गलती से निकल गए वहां से और उन्होंने वो जमीनी हकीकत देख ली कि लाइफ में ये भी हो सकता है, तो अचानक ही उनके लिए बहुत बड़ा वो सेटबैक रहा, ब्लो रहा। इट वाज माइंड, उनके लिए गेम चेंजर हुआ वो। और फिर वो इतने ज्यादा, आप सब जानते हैं उस स्टोरी को। तो मैं उस लिहाज से बात मैंने भी पहले भी अभी जिक्र किया था, अगर कभी हमारे रिलेशन में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम अपने बच्चों को बिल्कुल दूर रखते हैं उससे। हम अपने बच्चों को कभी भी हॉस्पिटल नहीं लेके जाना चाहते, इस वजह से नहीं कि वहां पे इन्फेक्शन है, वो तो एक वाजिब वजह है, बट इसलिए कि वो दुख दर्द ये सब ना देखे। ये तो बहुत गलत बात है, उन्हें सब देखना ही है। ये तो ट्रेनिंग हो ही नहीं रही उनकी। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आप गौतम बुद्ध की तरह उनको अलग रख सकते हो। गौतम बुद्ध ही नहीं बच पाए जो कि राजा थे, तो आप और हम तो प्रजा हैं। जब राजा ही नहीं अपने आप को बचा पाए तो प्रजा तो बचा ही नहीं पाएगी। इज योर लाइफ ब्लेस्ड और डिप्राइव्ड? आपने अपने बच्चे को कभी ये पूछा, या कभी आप उसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, या उसने कभी इस बारे में आपसे जिक्र किया इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कि आई एम वेरी डिप्राइव्ड? शायद वो डिप्राइव्ड ही फील करता है अक्सर, हमारे बच्चे डिप्राइव्ड ही फील करते हैं अक्सर। ये नहीं है, वो नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं गोरी क्यों नहीं हूँ, मैं काला क्यों हूँ, मैं लंबा क्यों, मैं मोटा, ये पतला, ये सब डिप्रिवेशन। ये तो हो गए फिजिकल लिमिटेशंस। उसके बाद टेंजिबल्स, कमोडिटीज, सेम थिंग। मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास फलानी कार नहीं है, हमारे पास ये क्यों नहीं है? आई एम वेरी डिप्राइव। सच अ सैड फीलिंग ऑलवेज प्रिवेलिंग इन हिज और हर हार्ट। What have you done to get so much in life? क्या कभी हम उनको एहसास दिला सकते हैं कि तुम्हारे पास खाने के लिए हमेशा हर रोज रोटी है, रहने के लिए छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, बीमार पड़ने के लिए डॉक्टर की फीस है, पढ़ने के लिए हमेशा आपकी ट्यूशन फीस अवेलेबल है, पैरों में हमेशा एक अच्छे जूते हैं? इन सब चीजों की वैल्यू क्या हम उनको एहसास दिला सकते हैं? क्या हम इस बारे में उनसे बात कर सकते हैं कि तुम्हें ये सब क्यों मिला है? जबकि तुम्हारे घर में जो मेड आती है कभी कभी वो अपने बच्चे को ले आती है, उसके पास तो नहीं है वो, उसके पास तो एक भी टॉय नहीं है। व्हाई डज वन सेक्रीफाइस एंटायर लाइफ फॉर ए कॉज? देखिए प्रश्न आपको लग रहे होंगे अरे क्या अजीबो गरीब से प्रश्न है भाई, लेकिन इन प्रश्नों के पीछे देखिए मर्म कितना छुपा हुआ है। ये प्रश्न आपको बहुत ही लग सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव माइंडसेट के, बहुत ही किताबी, इनके मर्म किताबी नहीं है। हम इनको अपने बच्चों से अपने बच्चों से इनको ये पूछ नहीं सकते हम। और अगर हम पूछ लें तो इनमें कुछ निकलने वाला नहीं है डिस्कशन में, क्योंकि उनको ये लगेगा यार वो हमसे अगर एक बार गलती से पूछ ले, दूसरी बार वो हमारे पास पास भी नहीं होंगे।
वो जैसे ही हम उनकी तरफ बढ़ेंगे पूछने के लिए, वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो आईफोन के जो पॉड्स होते हैं वो चाहिए, जिसमें कि रॉक म्यूजिक चल सके या वो जो लेटेस्ट स्नूप डॉग चल सके। वाई शुड यू हेल्प अदर्स? हेल्प का बच्चों, हमारे बच्चों को तो हेल्प का मीनिंग ही नहीं मालूम। हेल्प का मीनिंग भी क्या हो सकता है? व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? इससे तो बिल्कुल ही अनजान है। व्हाट मेक्स अ लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल ऑफ डिफरेंट रेस। हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ इन द मोस्ट क्रूशियल टाइम। सेवा क्या होती है? सेवा आमतौर पर हमारे जो बच्चे हैं वो ये मान के चलते हैं, गुरुद्वारे में जाइए, वहां पे लंगर में थोड़ा सा बांट दीजिए, वो सेवा होती है। या किसी अनाथ आश्रम में चले जाइए, वहां पे कुछ बांट दीजिए, तो वो सेवा होती है। इससे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। हाउ आर यू अफेक्टिंग द फॉना एंड फ्लोरा? आप अपने आसपास के वातावरण को कैसे अफेक्ट कर रहे हो? क्या आपने इस बारे में कभी अपने बच्चे से बात की है? तो आप सोचोगे यार ये बात करेंगे तो वही वाली बात घूम घूम कर आती है, इतने बोरिंग टॉपिक्स हैं ये। पहली बात तो ये, और दूसरा अगर हम हिम्मत कर भी लें तो बच्चा बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड है इनमें। और आगे से तो अगर एक या दो बार पूछ लिया तो वो तो हमसे दूर भाग जाएगा, देखते ही भूत की तरह हम उसके लिए भूत हो जाएंगे। हाउ आर दी मार्केट लीडर्स रीडिंग दी मार्केट इन एडवांस? कितना अजीबो गरीब खेल है। अचानक ही हम मार्केट पे आ गए, अभी तो बात कर रहे थे सेवा की, धर्म की, एक्स्ट्रा पता नहीं क्या क्या, पैशन की, और अचानक मार्केट लीडर्स पे आ गए। बट ये तो लाइफ है भाई, आपके चारों तरफ मार्केट ही घूम रहा है, उससे बचना नहीं है, उसको समझना है। अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, ये तो हम सब लगभग सब जानते ही हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अनबिकमिंग? सेल्फ अवेयरनेस का बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं। पीयर प्रेशर हमने बात की थी, पीयर प्रेशर क्यों है? बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ देमसेल्व्स। देखिए पता है पीयर प्रेशर क्यों होता है? मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहीं पे इसको करके, और आपको बहुत ही सुंदर लाइव एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज इन माय 11th क्लास, इट वाज इन 11th क्लास, तो उस समय आई वाज डूइंग अ फिजिक्स कोचिंग। और हमारे जो जो लोग यहाँ गाजियाबाद से अगर कोई बंदा है तो वो यादव सर को, वीरेंद्र यादव सर को, उनको जरूर जानते होंगे। वो इतने बड़े टीचर थे फिजिक्स के कि उनकी एक क्लास में, जिस समय इंटरनेट, मोबाइल, ये कॉर्डलेस फोन चलते थे, उनकी एक क्लास में 90 हम बच्चे होते थे फिजिक्स पढ़ने में, जिसमें कि बैठने के लिए भी जगह नहीं होती थी। तो अक्सर वो एज थी बाइक और स्कूटी, स्कूटी नहीं थी, बाइक और काइनेटिक होंडा की। लेकिन एक बच्चा था, उसका नाम था मनीष मोहन, और वो आता था साइकिल पर अपनी सिस्टर की, जो कि लेडीज साइकिल चलती थी पहले। अगर आप में से किसी को याद होगा कि पहले लेडीज साइकिल भी होती थी, जेंट साइकिल भी होती थी। तो वो बीइंग अ जेंट ही वुड कम ऑन अ लेडीज साइकिल। रीजन स्वाभाविक है, घर में एक ही साइकिल रही हो। और जो लोग आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं वो जानते होंगे कि उस समय, पता नहीं आज किन बुक से पढ़ाया जाता है, मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ ताकि आप इसके मर्म को समझ पाइएगा, कि उस समय दो बुक्स पे चलते थे, एक तो रेसनिक हैलिडे चलती थी फिजिक्स में, और एक एरोडोव चलती थी, रशियन बुक थी। तो वो मनीष मोहन के पास वो साइकिल थी, वो आता था हमारे पास, इस बैच में आता था, एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ कि किसी भी तरह का उसके पास कोई पीयर प्रेशर नहीं था। क्यों? क्योंकि उससे वो सेल्फ अवेयरनेस थी कि मैं यहाँ पर जो फिजिक्स पढ़ने आया हूं, मैं उसमें मास्टर हूं, और मैं उसमें हर रोज मास्टरी और गेन कर रहा हूं। व्हेन यू आर अवेयर अबाउट योर स्ट्रेंथ, योर विजन, योर गोल, योर वीकनेसेस, then you know that you can be proud of your those strength. Or if you are aware of your weakness, you can work on your weakness. Then you will not distract yourself into something else. You will be consuming or channelizing your entire energy in working, in strengthening your strengths more, in moving towards your goal or vision more, or in removing your weaknesses. जब ये अवेयरनेस होती है आपके पास, इसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, तो आपको कोई पीयर प्रेशर टच नहीं करता।
आप अपने आसपास देखिएगा, जब आप एक डांसिंग ट्रूप में होते हैं, या आप सपोज किसी भी क्लास में, सपोज एक डांस की क्लास है, और अगर आप उसमें जानते हैं कि मैं इन सबसे बहुत अच्छा डांस करता हूं या करती हूँ, तो आप उतना कॉन्फिडेंट होते हैं उस अपने टैलेंट की वजह से कि सब आपसे ऑस्ट्रक हो जाते हैं. एवरीबडी गेट्स जस्ट सिंपली ऑस्ट्रक. दे डोंट सी योर क्लोथ्स, दे डोंट सी योर complexion, they just see how you dance, and you know that I am such a good dancer, and you can blind all of them the moment you step on the floor to dance. तो ये जो अवेयरनेस होती है वो मनीष मोहन के अंदर थी, एंड आई सेंस्ड दैट ऑन दैट डे व्हेन आई वाज सो यंग इवन एट दैट टाइम. उसी का नतीजा था कि ही डायरेक्टली वेंट इनटू द आईआईटी कानपुर. उस समय आईआईटी कानपुर में जाते थे, अंडर 100 रैंक. पता नहीं आज वो किस उसमें होगा, आप इंटरनेट में सर्च करेंगे, आई एम श्योर ही मस्ट बी हैविंग अ वेरी बिग स्टार्टअप कंपनी. तो खैर, ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया कि हम एक बार दोबारा स्लाइड में जाएंगे कि अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस कितनी बड़ी चीज होती है. तो क्या हम अपने बच्चों को सेल्फ अवेयरनेस का जिक्र भी कर सकते हैं? क्या उनको अष्टावक्र गीता के बारे में बात कर सकते हैं? अजीत, जो आपने बात की थी ना सॉलिड एंकर बिलीव्स की, तो यहाँ पर अब उनकी जिक्र हो रहा है. क्या हम उनको बता सकते हैं कि जो हाइजनबर्ग हैं, जिन्हें फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका क्या नजरिया है जिंदगी के बारे में, गॉड के बारे में, लाइफ के बारे में? क्योंकि अक्सर ये एक नोशन डेवलप होता है कि इफ यू आर साइंस प्रो, देन यू डोंट नीड टू बिलीव गॉड. जो गॉड बिलीवर्स होते हैं या जो थीस्ट होते हैं, उनको माना जाता है कि आप ऑर्थोडॉक्स हैं और आपको साइंस अभी समझ में नहीं आई है, बिकॉज साइंस डज नॉट बिलीव इन ऑल दिस थिंग. इट इज नॉट अ रैशनल माइंड. इफ यू बिलीव इन गॉड, यू आर नॉट अवेयर ऑफ साइंस. एक जनरल एक नोशन है ये. बट क्या हाइजनबर्ग, जिनको फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स बोला जाता है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या हम ये सब बातें अपने बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो हम बातें क्यों कर रहे हैं? प्रश्न तो ये उठता है. अगर हमें लाइफ के लिए उनको अवेयर कराना था तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट एरिया से लिए, एनवायरनमेंट से लिए, फिजिक्स से लिए, अष्टावक्र गीता से लिए. अचानक ही मार्केट में भी हम लोग पहुंच गए. वहाँ हार्ड वर्क से शुरुआत की थी, यहाँ पे अनबिकमिंग तक भी पहुंच गए, सेल्फ अवेयरनेस. लेकिन इन सब चीजों को डिस्कस करें कैसे? ना तो कम्युनिकेशन चैनल है, और ना ही इनमें इतनी बोरियत है कि बच्चा पागल ही हो जाएगा, मतलब डिस्कस ही नहीं करेगा. बैंकक्रप्ट ऑफ लाइफ की हम लोग बात कर रहे थे, और उसका रीजन हमने देखा कि लाइफ के लिए अवेयरनेस ही नहीं डेवलप हम अपने बच्चे में करा पा रहे हैं या करा पाए. उसकी वजह से वो सेल्फ सेंटर्ड हो गया, अलूफ रहने लगा, डिसइंटरेस्टेड हो गया, जिसे हिंदी में बोलते हैं तटस्थ रहने में उसको आनंद आने लगा. भाड़ में जाए दुनिया, मैं अपनी मस्ती में रहने वाला हूँ. बस मैं और मैं और मैं आई मी माई सेल्फ, सब कुछ यहीं पे घूमना उसके जीवन में शुरू हो गया, क्योंकि ही इज नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड मैं. अब देखिए, इस साइकिल को देखिए जरा एक बार. बैंकक्रप्ट ऑफ लाइफ, कैसे ये आदमी की दुर्गति करती है. जो अभी तक हमने डिस्कस किया, मैंने उसको साइकिल में आपके सामने पेश किया है अभी, कि बैंकरप्सी ऑफ लाइफ, इट लीड्स टू आई मी एंड माई सेल्फ. जब तक आप मैं आप अपने अंदर तक ही सीमित रहते हैं, मैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरा मोबाइल, मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरा स्कूल, तो आप थैंकलेस होते हैं. आपको जीवन का कोई आइडिया नहीं है अभी तक. आपका सिर्फ सारा ध्यान अपनी जरूरतों को, अपनी इच्छाओं को और अपने को खुश करने में लगा रहता है. और अगर आप थैंकलेस होते हैं तो आप अनअवेयर ही रह जाते हैं, ना केवल खुद के लिए, इस लाइफ के लिए भी. और ये बैंकरप्सी, आपका दिवालियापन, जो आपका जो लाइफ का अकाउंट है, उसका हमेशा बैलेंस नील ही रह जाता है.
अभी आपको सोल्यूशन नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। अभी भी हम समस्याओं को डिकोड करते जा रहे हैं। फोकस शुरुआत हुई थी लैक ऑफ फोकस, इमोशनली सेंसिटिविटी, इनडिफरेंट एटीट्यूड, लैक ऑफ विल पावर, मोबाइल एडिक्शन। इन सबको जब तक हम डिकोड करते, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें पता चला इनके जो रीजंस हैं कुछ हैं। फिर उन रीजंस के कोर में जाते हैं, पता चलता है कि लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है, बैंक्रप्सी है लाइफ की, मैं आई मी माई सेल्फ है, ये तमाम चीजें हैं। फिर हमें पता चला कि अवेयरनेस ऑफ लाइफ क्या होती है, बट उसको कैसे इंस्टिल किया जाए, ये बड़ा एक चैलेंजिंग है। तो रीजन क्या हुआ बैंकक्रप्ट ऑफ लाइफ होने का? पेरेंट्स फेलियर टू इंस्टिल द अवेयरनेस अबाउट लाइफ। और उसके रीजंस क्या हुए? लैक ऑफ नॉलेज, पेरेंट्स को इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा। वो सोचते रहे कि पेरेंटिंग का मतलब है बच्चे को सिक्योरिटी देना, उसको अच्छे कपड़े देना, अच्छी शिक्षा देना। यहाँ पे इस पॉइंट को जरा मेरे रिजर्व कर लीजिएगा, अच्छी शिक्षा देना, इसके बारे में बहुत डिटेल में भी जाना है, समय लगता है सभी को। अच्छी तरह उनको घुमाना फिराना, ये हो गया। दूसरा रीजन ये रहा कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, जैसे वेरी फर्स्ट वर्कशॉप में मारूफ मैम ने भी इसको बार बार उठाया भी था। तो उस वजह से लैक ऑफ टाइम रहा जीवन में। तो बच्चे को अगर कुछ पता भी था हमें कि नहीं, बच्चे को कुछ सिखाना चाहिए जीवन के बारे में, कुछ बिलीव्स, एंकर बिलीव्स देने चाहिए, वो हम नहीं दे पाए। और अगर हमें दोनों ही चीजें थी, हमारे पास टाइम भी था, हमारे को पता भी था, लेकिन ये नहीं मालूम था करें कैसे। आइए अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो भी यक्ष प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। हमने ये पता कर लिया था कि अवेयरनेस लानी अपने बच्चे में वो बड़ी फसाद की जड़ थी, अल्टीमेटली उसी को अचीव करना है। लेकिन अचीव करने में ये था कि करें कैसे, हाउ टू, व्हाट इज द वे। जब हमने कैसे यानी कैसे करना है, जब उसको फर्दर स्टडी किया या जानने का प्रयास किया, तो फिर 3 हर्डल्स में वो डिवाइड हो गया कि कब पूछें, उससे मतलब अवेयरनेस के चलते जो हम कुछ हमने प्रश्न की बात की थी, वो कितनी बार पूछें, कहीं वो ऐसा तो नहीं हमसे पागल ही ना हो जाए, बोर हो जाए, पहले तो पूछने का ही डर है। अगर बाई चांस वो हमारे प्रश्न में इंटरेस्ट भी ले रहा है, तो रोज एक दिन में एक पूछ लें या 2 दिन में एक पूछ लें। अच्छे से बड़ा डर डर के काम करना पड़ता है इस एज में। और तीसरा ये कि पूछें कैसे, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग वे भी हो जाए कि उसके लिए वो उसका इंटरेस्ट भी बरकरार रहे। अगर वो जैसे तैसे बहुत अच्छा आज्ञाकारी बच्चा है, वो मान गया है, तो उसका इंटरेस्ट भी तो आगे रिटेन रहना चाहिए। तो सम पेरेंट्स सक्सीड इन क्लियरिंग ऑल दीज हर्डल्स, सम पेरेंट्स सक्सीड इन इट। तो वो क्या करते हैं, हम में से बहुत लोग ऐसा करने लगे हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ऑर्फनेज में या गौशाला में। और इस हैप्पी बर्थडे को मनाने में उनको तीनों ये हर्डल्स उनकी खत्म होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है, पहली वेंट टू आस्क ऑन बर्थडे, क्या आस्क, क्या पूछना है, वो भी बाद में बात करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स टू आस्क, बर्थडे तो साल में एक ही बार आता है, वंस। हाउ टू आस्क, कैसे आस्क। व्हाई इज योर तुलादान हैपनिंग, आपको एक मौका मिल जाता है आपके बर्थडे पे, आपके बच्चे के बर्थडे पे, कि बेशक आप उसको तुलादान करा रहे हो या नहीं भी करा रहे हैं, उसको गौशाला लेके गए हैं, गऊ को चारा खिला रहे हैं, या अनाथ आश्रय आश्रम लेकर गए हैं, वहां पे उन अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं उनको आप खाना, खीर या जो भी कपड़े, जो भी आप ऑफर कर रहे हैं, तो आपको एक मौका मिल जाता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, साइलेंटली या लाउडली, पेरेंटली इन अपेरेंटली, जो भी आप बोल दीजिए कि बेटा हम ये इसलिए कर रहे हैं, या उसके जहन में आप प्रश्न डाल पाते हैं, जो कि हमारा मेन मकसद था इनफैक्ट, कि क्यों आपका आज आपके हाथ से चारा खिलाया जा रहा है। क्योंकि आज के दिन आपका जन्मदिन है, तो आज के दिन आपका जन्म है, तो क्या हुआ,
पता नहीं आप में से कितना लोग इस बात को भी समझ पाते हैं कि बेटा आज आप इस जीवन में आए थे, इस नेचर में, इस प्रकृति में, और आज ही के दिन से आपने इस प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया था। देखा कितनी अच्छी बात थी। आपने इस प्रकृति का दोहन शुरू किया था, इस प्रकृति का सर्वनाश करना शुरू किया था, जो कि आपकी मजबूरी थी। लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एज अ नैतिक जिम्मेदारी आपकी, मॉरल ड्यूटी, आप यहाँ पर आए। आप कोई एहसान नहीं कर रहे यहाँ पर आकर। पता नहीं आप में से कितने लोग ये मैसेज अपने बच्चे तक कन्वे कर पाते हैं। लेकिन ये मैसेज कन्वे करने का बर्थडे एक बहुत बेहतरीन मौका मिल जाता है हमें, बाय लक। काश बर्थडे हर महीने आता, तो हर महीने ऐसा ही कुछ एक सटल मैसेज, डीप मैसेज हम अपने बच्चे को दे पाते। दूसरा, हैप्पी बर्थडे रात को 12 बजे, और उसके बाद अगले दिन मॉल में। व्हेन टू आस्क बर्थडे, हाउ मेनी टाइम्स यू आस्क, वंस ए ईयर। लेकिन अब क्या पूछते हैं आप अपने बच्चे से? अब आप नहीं पूछते बच्चे से, बच्चा पूछता है, व्हाट वुड आई गेट टुडे, मुझे क्या गिफ्ट में मिलेगा। हालांकि गिफ्ट की तो शुरुआत महीने हफ्ते भर पहले ही शुरू हो जाती होगी, लेकिन अब बच्चा देने के लिए नहीं, वो लेने के लिए आतुर है कि मेरे को गिफ्ट में क्या मिलेगा, या जो निर्धारित हुआ था वो अभी तक मिला क्यों नहीं है। तो देखिए, दो तरीके से बर्थडे मनाए गए। एक था ये वाला, तीनों ही प्रश्न मीट हो रहे थे लाइफ के बारे में, जो हमारे हडल था लाइफ की अवेयरनेस के लिए। उसमें इससे जो अवेयरनेस है, जो हमारा पर्पस था, वो कुछ हद तक मिली। लेकिन वो मिली साल में एक बार या 2 बार मिल सकती है, कोई और भी ओकेशन आ सकता है, या 3 बार मिल सकती है, या 4 बार मिल सकती है, या 5 बार मिल सकती है। लेकिन क्या एक जिम में या एक योगशाला में साल में 5 बार जाकर आप कुछ अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिमिलरली, इसकी एजुकेशन बड़ी प्रॉपर मिलती है। कैसे मिलती है? जिसका भी बर्थडे होता है रात को 12 बजे कॉल किया जाता है। जितना बड़ा आपका फ्रेंड सर्कल होता है, महीने में एक तो आप बर्थडे होता ही होगा आपके फ्रेंड का, तो आप उसको रात को 12 बजे कॉल करते हो। तो ये थॉट जो होता है, ये माइंड में एस्टेब्लिश होता है। फिर उसके बाद जिक्र खास थोड़ा आगे बढ़ता है, तो ये भी पता चलता होगा कि गिफ्ट में क्या आपको, उस बंदे को, आपके या आपकी फ्रेंड को मिलने वाला है। तो ये थॉट और प्रिवेल करता है कि बर्थडे मीन्स टू गेट फ्रॉम द पेरेंट्स, टू गेट फ्रॉम द फ्रेंड्स, रात को 12 बजे, और उसके बाद मॉल में या कहीं पार्टी। और पार्टी होनी चाहिए भयानक। ये भी एक अवेयरनेस है लाइफ की, इसमें कोई ये नहीं, बट दिस इज ऑल्सो अ लाइफ। इस लाइफ का ये भी एक पार्ट है, एक पार्ट भी होता है। तो देखिए, यहाँ पर गांधी जी के आगे नतमस्तक होते हुए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बाकी हालांकि गांधी जी तो कंट्रोवर्शियल फिगर है। ये गांधी जी का थॉट नहीं है, ये जो लाओसू हैं, जो चाइनीज फिलोसफर हैं हजारों साल पहले वाले, उनका भी है। और अलग अलग पर्सनालिटीज ने इनका जिक्र किया है। मैंने गांधी जी को यहाँ पर एक रेफरेंस के तौर पे रख लिया है, जो कि उन्होंने भी बोला है कि योर बिलीव्स बिकम योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स बिकम योर एक्शंस बिकम योर हैबिट्स बिकम योर वैल्यूज, वैल्यूज मीन संस्कार, एंड योर वैल्यूज बिकम योर डेस्टिनी। यहाँ पर एक लाइन थी, कहीं कहीं ऐड होती है कि योर वैल्यूज बिकम योर करेक्टर। मुझे बड़ी सार्थक लगती है ये। आपका जो चरित्र होता है वो आपके संस्कार बनाते हैं, और जो आपका करेक्टर होता है दैट डिटरमिन्स योर डेस्टिनी। तो देखिए, जो आपका बिलीफ सिस्टम था वो आपकी डेस्टिनी तक जाकर आपको लेके जाता है। ये थोड़ा टिपिकल होगा आप लोगों के लिए जिसने पहली बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से डीकोड करूंगा, डोंट वरी। आपको बार बार समझाने की कोशिश करता रहूंगा अलग अलग तरीके से, ताकि ये आपको अंदर तक आपके जहन में उतर जाए। इस बीच अगर आपका कोई प्रश्न है तो बता दीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब 2 घंटे होने वाले हैं, आप में से काफी लोगों को बैठे बैठे दिक्कत महसूस हो रही होगी। तो हालांकि आप इजाजत देंगे तो मुझे तो अगले 1-2 घंटे में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो इसमें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ।
बट आप लोगों के लिए ये बहुत टिपिकल हो सकता है संडे के चलते, दूसरा काफी देर सीधा बैठने के चलते, तीसरा बोरिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इसलिए। जी। सर सर वो सेक्स एजुकेशन पे जो टॉपिक निकला है, तो एज ए मदर, हाँ मेरा बेटा है, उसे मैंने सेक्स एजुकेशन कभी सोच के नहीं दी। जो मेरे सामने चीज आई उसको मैंने क्लियरली बोला, लाइक एज ए वुमेन पीरियड्स, बच्चे साथ में है, एड देख रहा है, तो उसकी क्यूरोसिटी आंखों में देख के मैं समझ गई कि इसके दिमाग में प्रश्न है। तो मैंने अपना एग्जाम्पल देके उसको वो नरेट किया और उसको ट्रुथफुली सब चीज सही सही बताया, छुपाया नहीं और ना ही प्रतीकात्मक रूप में बताया। उसका फायदा ये मिला कि फिर वो वॉइस से जुड़ी प्रॉब्लम भी मुझसे बड़े आराम से पूछने लगी। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उसको टाइम दिया, पहले मैंने ईज करा उसको अपनी तरफ से, फिर वो खुद ही खुलने लगा। हो सकता है सारी प्रॉब्लम वो ना बताता हो, पर डिस्कशन हमारा बहुत स्मूथली हो जाता है। इवन आप कोई भी पिक्चर देखें या सीरियल देखें, तो मैंने उसको लेके वो ईज ये रखी है कि इस चीज को लेकर तुम मुझसे डिस्कस करो। टाइम देती हूँ, नो डाउट, पर सबसे पहले मैंने उसको देखिए ना, ट्रॉमा होता है कि पीरियड को लेके बात करना, लड़कों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, अपने घर में मदर को देखते हैं, सिस्टर को देखते हैं, और वो पूछें किससे। क्लास में गर्ल्स से पूछ नहीं सकते ज्यादा, टीचर भी बहुत लिमिटेड बताती है, 7th ऑनवर्ड्स जो चलता है उनका। तो वो चीज का मुझे लगा कि हम खुद एक एग्जाम्पल बने और सबसे पहले सच बोलना सीखें, क्लियर सच बोलें। बच्चे अपने आप से क्वेश्चन करते हैं और उनको हम जवाब भी देते हैं। जानकारी मैंने भी सही दी करी उसको बताने के लिए। स्कूल में तो सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको लेके अब बहुत सारी चीजें हैं, ना टीचर के पास टाइम है, पहली बार। और हर बच्चे का माइंडसेट अलग है, कोई इसको पॉजिटिव लेता है, कोई नेगेटिव। तो ये मेरा एक प्रोग्राम है सर। ये आपने बहुत ही अच्छा इंसाइट दिया। और आप जानते हैं इसका रीजन क्या है? इसके दो रीजंस हैं, ऐसा क्यों हो पाया। अभी हम अवेयरनेस अबाउट लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, मॉल में बर्थडे मनाना, रात को 12 बजे फोन करके विश करना भी एक लाइफ का ही पार्ट है। वो गलत या सही वो बात की बात है, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। सिमिलरली सेक्सुअल एजुकेशन भी एक लाइफ का, अवेयरनेस अबाउट ऑफ लाइफ का एक अंग है। बट आप उसमें सक्सीड क्यों कर पाए, उसके दो रीजंस हैं। उसी को हमें आगे लेकर चलना है। पहला, कि आप खुद इस चीज के लिए अवेयर थी कि मुझे अपने बच्चे को ये सिखाना है, जिस तरीके से मुझे ये एजुकेशन मिली है मैं नहीं चाहती कि उसको मिले। पहला ये। दूसरा ये, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेक्सुअल एनकाउंटर्स की इतनी ज्यादा इस वक्त है बिकॉज ऑफ द मीडिया, जैसे कि आपने बात की, तो यू गॉट अगेन एंड अगेन द रीजन, द राइट रीजन, द नेचुरल रीजन, वेरी स्पॉन्टेनियसली टू रेस्पॉन्ड। अगर ये मीडिया हमारे टाइम में क्यों नहीं था, ये हम अपने पेरेंट्स को गलत नहीं कह सकते। हमारे पेरेंट्स के टाइम में कुछ ऐसा वो ही नहीं मिलता था, एक्सपोजर क्यों नहीं मिलता था, ऐसे रीजंस ही नहीं बनते थे। क्योंकि ऐसे रीजंस नहीं बनते थे, वो यदा कदा वेरी रेयरली बनते थे, तो वो इस चीज को नहीं बता पाते थे या नहीं। लेकिन अब ऐसे जो काउंटर एनकाउंटर्स होते हैं, दे आर सो फ्रिक्वेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट, बीइंग एन अवेयर मदर, आपने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली और आपने उसका पूरा फायदा उठा लिया। इसी तरीके से, लेकिन लाइफ पे एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो कि हमने पूरी अभी तक बात की थी। उन तमाम जो एस्पेक्ट्स को तो अभी छूट रहे हैं, उनका क्या। जी अब उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे डाली जाए। जैसे सेक्सुअल एनकाउंटर्स की डल गई, ये बहुत अच्छा, एक अच्छा रेफरेंस भी आ गया, ताकि हम और क्लैरिटी में आ पाए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्चे को अगर आप यही एजुकेशन विदाउट एनी दिस एनकाउंटर देती, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करता। जी। वो इस ज्ञान को लेता ही नहीं आपसे, वो कहता फ्रेंड्स आर बेटर देन पेरेंट्स। इसको स्पेशल एपिसोड ही बनाया, जो कुछ आ रहा है ना उसी पे डिस्कशन होगा। हाँ। सिंपल है। छोटा बच्चा जो 4-5 साल का लड़का होता है, इवन मैं सोचती हूँ 3 साल का भी बच्चा होगा, वो सबसे पहले पैड्स का एडवर्टाइज देख के हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन करता है, मम्मी क्या होता है ये? पापा से पूछता है क्या ये? तो हम शांत हो जाते हैं, नहीं हमको ना थोड़ा दिमाग लगाना है, फिर उसकी उम्र में हमें उसे क्या बताना है। वो जानकारी हमें ही नहीं होती पहले तो, कि हम उसे बताना क्या है। हम लोग ना बहुत मिसबिलीव उसके दिमाग में डाल देते हैं। अक्सर अपने लोगों के घरों में तो सर ये होता ही, ये गंदी चीज है,
ये तुम्हारे मतलब की नहीं है, बड़े हो गए तो खुद पता चल जाओगे। अब वो जानकारी कहाँ से लेता है? मीडिया से लेता है, जाता है सीधे गूगल करके देख लेता है। आजकल तो सर बच्चों के हाथ में, आपको पता है ना, हमारे से ज्यादा जानकारी है। फिर जी उसको वो वीडियो भी मिल जाते हैं, वीडियो भी देखता है। जी। तो जो लोग अभी इस स्टेज में हैं, तो आप लोगों की नॉलेज के लिए, जस्ट आपकी फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज अ वेबसाइट विच इज नोन एज untaboo.com, जो कि आपको इसका एक साइंटिफिक वे, एक प्रैक्टिकल वे बताती है, हाउ टू एजुकेट योर किड राइट फ्रॉम द प्री स्कूल टू द टीनेजर एंड सो ऑन अबाउट द सेक्सुअल एजुकेशन। ओके, तो वो आपकी जानकारी के लिए फिलहाल। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इसी क्यूरियोसिटी के साथ, महात्मा गांधी जी के साथ, यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं। वो इसलिए ब्रेक इन द सेंस कि थर्ड फेज के लिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर मैं इसी में अब आगे बढ़ूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि यू माइट बी ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, तो आप उसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अगर इस वक्त हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में जा रहे हैं या आपके सजेशन राउंड में जा रहे हैं, जैसे कि प्रिया ने कुछ अपनी तरफ से रखा, बहुत अच्छी इंसाइट हमें मिली, शिखा ने कितना अच्छा एक इंसाइट दिया, तो अगर आप भी कुछ रखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो अब आप करिए, क्योंकि हम अब इस वर्कशॉप को लास्ट नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे, जहां पर आपको ये बताया जाएगा हाउ टू अचीव दिस अवेयरनेस ऑफ लाइफ। यस। चलिए, तो ठीक है, मुझे लगता है कोई प्रश्न भी नहीं है, तो हम यहीं पे उसको फिर अब विराम दे लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक फिर आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते नमस्ते सर। जी। नमस्ते भैया। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर, थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्ते। जी, थैंक यू। नमस्ते सर, थैंक्स। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।